वेलकम स्टूडेंट्स। आज सेकंड नंबर चैप्टर का तीसरा और लास्ट पीरियड है, ठीक है ना। 2 पीरियड हम पढ़ चुके हैं और आज अपन तीसरा यानी कि लास्ट अब चैप्टर है 2.2 हम लोग कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले आज पूर्ण संख्याओं का प्रतिरूप, ठीक है। चलो अब आ जाओ, जल्दी से कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं। ये बताओ कि अलग अलग शेप होती है ना, उसमें एक तो रेखा होती है, एक आयत होता है, सब जानते हो, एक वर्ग होता है और त्रिभुज होता है, तो सब जानते हो। बताने की जरूरत है क्या? बताऊं वापस से? चलो देखते हैं। अच्छा ये बताओ, आयत और वर्ग में क्या अंतर है? कोई बताएगा तुम में से? आयत जो होता है ना, उसको ऐसे 2 भुजा, कोई भी आमने सामने वाली भुजा वो बराबर होती है। और वर्ग कैसा होता है? वर्ग में चारों भुजा एक जैसी होती है, ठीक है ना। तो वर्ग आयत भी होता है, आयत वर्ग नहीं हो, जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? अब एक और ट्रायंगल तो आप जानते ही हो। अब अपन जरा क्या करेंगे, इसको जरा समझ लेते हैं और कौन कौन से डिजिट से हमको कौन कौन सी शेप बना सकते हैं वो भी पढ़ने वाले हैं। आ जाइए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संख्या 2। संख्या 2 को कैसे लिखेंगे? 2 बिंदी कैसे लिख सकते हो? 2 बिंदी को सीधी रेखा ही बनेगी। और 3 बिंदी होगी तो क्या करोगे? कुछ बन सकता है क्या? बन सकता है ना। एक ट्रायंगल बना लो, ऐसे बना लो तो ट्रायंगल बन गया। तो ऐसे अगर मिलाएंगे तो ये अपना ट्रायंगल त्रिभुज बन जाएगा। तो 3 से अपन रेखा भी बना सकते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। 4 से क्या बना सकते हो? 4 से हम वर्ग बना सकते हैं। 2 बिंदी ऐसे करेंगे तो ये वर्ग बन जाएगा, इसी को आयत भी हो गया। रेखा बन सकती है, वर्ग बन सकता है। 5 से क्या बनाओगे? 5 से कुछ भी नहीं बन सकता है, केवल रेखा ही बनेगी। 6 से पहले रेखा बना सकते, रेखा तो सबसे ही बनेगी। अच्छा 6 से क्या क्या बन सकता है? आयत बन सकता है। आयत कैसे? जैसे मान लिया अगर 6 को है ना, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, दूसरा तीसरा, क्या बन गया? ये मिलाओ जरा इसको, क्या बना? आयत बना के नहीं बना? तो कैसे बोलेंगे? 3 into 2 ऐसे बोलेंगे। 2 into 3 भी हो सकता है, ऐसे। समझ में आ रहा है ना? ऐसे भी बना सकते हो। तो ये आपका 6 में आयत बन गया। अब 6 में वर्ग बन सकता है क्या? 6 में ट्रायंगल बन सकता है क्या? देखते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे? नीचे तो 3 बिंदी लगा दिया, ऊपर 2 बिंदी लगाया, इधर 1 बिंदी लगाया, ये 6, ये ट्रायंगल बन गया। अब अपने को समझ में आया कि ट्रायंगल बनने के लिए क्या है कि सबसे बड़ी संख्या नीचे लिखो, फिर उससे कम 1 ऊपर, फिर 1। जैसे मान लिया 3 + 2 + 1, अगर ऐसे ट्रायंगल बन जाता है। मान लिया इससे बड़ा ट्रायंगल बनाना हो तो हम क्या करेंगे? ओके, उससे बड़ा ट्रायंगल बनाना हो तो क्या करेंगे? 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया ये बताओ? 4 और 3 7 और 3 10, तो 10 नंबर अगर होगा तो भी ट्रायंगल बन सकता है। आगे क्वेश्चन आने वाला है कि कैसे कैसे डिजिट से ट्रायंगल बन सकता है। तो 6 से क्या बन गया बच्चों? रेखा बन गई, आयत बन गया और ट्रायंगल बन गया। 7 से बताओ? 7 से केवल रेखा बनेगी। 8 से रेखा बनेगी, आयत बनेगा। 4 into 2 है ना, 4 into 2, 4 लंबाई 2 चौड़ाई हो सकती है ना। फिर ट्रायंगल नहीं बन सकता। 9 से रेखा बन सकती है, वर्ग बन सकता है। 3 into 3, अगर 9 हो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या बन गया आपका? 3 into 3, ये बन गया वर्ग।
तो 9 से अभी अपन चार्ट पे आने वाले हैं, तो आ जाते हैं जरा चार्ट पे जल्दी से। ये देखो इधर, 2 से रेखा, आयत नहीं, वर्ग नहीं, त्रिभुज नहीं। 3 से रेखा, आयत नहीं, ये नहीं, त्रिभुज। 4 से रेखा है, आयत भी है 2 × 4, 2 × 2, वर्ग और आयत एक जैसा है और ट्रायंगल नहीं बन रहा है। 5 से कुछ भी नहीं, केवल रेखा है, बाकी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 6 से अपन ने पढ़ लिया था रेखा, आयत यस, वर्ग नो, त्रिभुज यस। 7 से केवल रेखा, बाकी कुछ नहीं। 8 से रेखा, आयत, वर्ग नहीं बनेगा, त्रिभुज भी नहीं बनेगा। 9 से रेखा, आयत भी है और वर्ग भी है और त्रिभुज नहीं है। 10 से क्या बनेगा? 10 से देखो रेखा तो बनेगी, 5 × 2 आयत भी हो गया, वर्ग नहीं बनेगा। ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? 4 + 3 + 2 + 1 करेंगे तो ये आ गया 10। आयत बन सकता है ना, ट्रायंगल बन सकता है ना, त्रिभुज यस। 11 में केवल रेखा, फिर कुछ भी नहीं बनेगा। 12 में रेखा बनेगी, आयत बनेगा 3 × 4, 3 × 4 = 12, वर्ग नहीं बनेगा, त्रिभुज भी नहीं बनेगा। और 13 में रेखा बनेगी, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, अब मान लिया क्वेश्चन आ जाए आपको, जरा आ जाओ क्वेश्चन पे, जरा कुछ फटाफट करेंगे, इंटरेस्टिंग पार्ट है। कौन सी रेखा, कौन सी संख्याएं केवल रेखा के रूप में ही दर्शाई जा सकती है? कौन कौन सी है? पहला तो है 1, दूसरी है 5, तीसरी है 7, फिर है 11, फिर है 13। बराबर है। कौन सी संख्याएं वर्गों के रूप में दर्शाई जा सकती है? वर्गों के रूप में, वर्ग तो कौन कौन सी बनेगी, जरा लिखो इधर। 4, फिर 9, फिर चले जाओ 16, फिर चले जाओ 25, जितने भी स्क्वायर है चले जाओ, तो ये वर्ग बन जाएंगे। अब बताओ तीसरा क्वेश्चन, कौन सी संख्याएं आयतों के रूप में दर्शाई जा सकती है? आयत लिखना है, लिखो जरा इधर लिखो जरा। सबसे पहले तो आयत 4 भी, एक वर्ग भी, आयत भी है, 6 है, फिर 8 भी है, फिर 9 तो वर्ग और आयत दोनों है, फिर 10 है 5 × 2, फिर 12 है 6 × 2, फिर 13 नहीं है, 14 हो जाएगा 7 × 2, 14 हो जाएगा। और आगे लिखते जाओ, 16 तो है ही, 15 भी है। तो ये सारे आयत बन गए। ध्यान में आ रहा है ना? कोई भी दो चीज़ से मल्टीप्लाइड हो रही है, 3 × 2 6 हो रहा है, 15 में क्या हो रहा है, 3 × 5 हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है, उसमें लिख रहा है प्रथम 7 त्रिभुजाकार संख्याओं को लिखिए, अर्थात वे संख्याएं जिनको त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ, जरा एक बार वापस से देख लो। त्रिभुज बनाने के लिए अपने को चाहिए, पहले तो मान लिया 2 + 1 3, फिर 3 + 2 + 1 6। समझाया मैंने था ना आपको, 3 बिंदी नीचे, 2 बिंदी ऊपर, 1 बिंदी ऊपर। एक बिंदी सबसे लास्ट में, 1 बिंदी ऊपर रहती है। तो अगर अगला है तो 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, ये 10। फिर 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 14। फिर क्या हो गया, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 21। और आगे चलें, 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया,
28। और आगे चलो, 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 36। तो अगर आपको कोई पूछे शुरू की 7 संख्याएं आपको लिखनी है जो ट्राइंगल बनेगी, तो कौन कौन सी आएगी? ये कैसे निकाला? ऐसे निकाला। समझ में आ रहा था ना? सबसे नीचे 4 बिंदी वाले, नीचे उसके ऊपर 3 बिंदी, उसके ऊपर 2 बिंदी, सबसे ऊपर 1 बिंदी। चला लिख लो इसको आंसर। यहाँ पे आंसर लिखो। तीन के बाद 6, 6 के बाद लिखो 10, फिर लिखो 14, फिर लिखो 21, फिर 28, फिर 36। हो गए 7 नंबर, हो गए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। कुछ संख्याओं में 2 आयतों के रूप में बताया जा सकता है। कुछ संख्या ऐसी होती है जिनसे अपन 2 आयत बना सकते, जैसे 12 में बन गया 3 into 4 और दूसरा बन गया 2 into 6। हो रहा है ना? अब कुछ और एग्जांपल दीजिए, 5 उदाहरण दो। कौन कौन से दे सकते हो? फटाफट दो। 15 में क्या बनेंगे? 3 into 5, बस एक ही बनेगा। और बताओ। 18 में चलो जरा, 18 में क्या बनेगा? 6 into 3 और 9 into 2 बन सकता है ना? ये 18 को आप 2 प्रकार का आयत बना सकते हो ना? और सोचो कोई भी। 20 को सोचते हैं। 20 में क्या होगा? 5 into 4 और 10 into 2, ये भी हो गया। ये क्या बन गया? 20 का। ऐसे अपन आयत में भी एक संख्या से 2 प्रकार के आयत बना सकते हैं। क्लियर? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है, सबको एक बार वापस से समझना। अब अगला आ जाते हैं अपन प्रतिरूपों को देखना। अब ये प्रतिरूप जो है ना, ये मान लिया ऐसे ऐसे लिखा है 117 प्लस 9 करना है, तो फटाक से अपन क्या करेंगे? उसको 10 - 1 कर देंगे। तो थोड़ा इजी करने के लिए अभी ये नई टेक्निक आई है। देखो, मान लिया आपको क्वेश्चन करना है 117 प्लस 99, तो थोड़ा अपने को जबानी तो नहीं कर सकते अपन को लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए साथ में क्या करेंगे? फटाक से 117 प्लस 100 माइनस 1, तो क्या हो गया? ये फटाक इधर जोड़ेंगे, ये बन गया 217 माइनस 1 216। तो 117 117 और 99 को जोड़ना है, तो एकदम कोई पूछे कैसे निकालेंगे, तो फटाक से 100 जोड़ लो, 217 हो गया, फिर एक कम कर 216। तो हमने क्या किया? बिना कैलकुलेशन किए जबानी तौर पे, मौखिक तौर पे आंसर निकाल लिया। 117 माइनस 99 करना है, तो कैसे करेंगे? बेजबानी तौर पे 117 माइनस 100 और ये माइनस 1, ये खुल जाएगा। तो 117 पहले करो, उसमें 100 घटा दो, फिर एक बार 1 जोड़ दो। 117 में 100 घटाओ, 17 बच गए, फिर वापस 1 जोड़ दो, 18 बच गए। आंसर क्या आ गया? 18। तो जबानी करना सीखो। जबानी करना सीखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अब ये एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 84 into 9 करना है। अब 84 को 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो अपने को कागज पेन लेना पड़ेगा और बड़ा समझदारी से करना। लेकिन अपन को कोई पूछे कि आप तो ऐसे बोलो, खड़े खड़े जबानी बोलो, तो कैसे निकालेंगे? 84 गुणा 9, तो फटाक से हम क्या करेंगे? 84 गुणा 10 माइनस 1 लिख दिया, तो 84 को 10 से कर दिया, माइनस 84 कर दिया, यानी कि 840 माइनस 84, इसको निकाल लो। तो 840 में 84 कम कर दो, आ जाएगा आंसर। थोड़ा आइडिया लग गया अपने को, जबानी तौर पे अपन कर सकते हैं कि 840 में से 84 कम करना, पहले 80 कम कर लो, तो 840 760, फिर 4 कम कर दो तो 756। ये अपन ने जबानी ने आंसर निकाल लिया। आगे आप तो कैसे आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और भी तरीका है। अभी मान लिया इन्होंने क्या कर रखा है, अभी इन्होंने क्या कर रखा है,
ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है, कैसा, ऐसा 96 गुणा 5 करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, 96 गुणा 10/2 कर देंगे, तो इसको इससे काटेंगे तो ये बन जाएगा 96 को, तो ये 4 और ये 8, फटाफट आंसर आ गया 480। अगर कोई पूछे कि 96 गुणा 25 करो, तो हम क्या करेंगे, 96 गुणा 100 डिवाइड बाई 4 कर देंगे। इसको पहले 2 से काटा, ये बच गया 48, फिर 2 से काटा, ये बन गया 24, आंसर आ गया 2400, ये आ गया। अब अपन आंसर निकालना सीख गए, कैलकुलेशन फास्ट करना सीख गए, तो सभी को अपनी अपनी कॉपी में करना है। एक छोटा सा और करो, जरा इधर करो, करो इधर। अगर मैं आपको कहूं 96 गुणा 125 करना है, तो आपको तो बहुत कठिन लगेगा, तो इसका एक और टेक्निक हो गया, 96 गुणा 1000 डिवाइड बाई 8 कर लो। अब इसको इससे काटो, ये 4 गया, ये 48 आया, फिर वापस अपने 4 से ही काट दिया, तो ये हो गया 12, तो क्या हो गया 12000, आंसर आ गया। और करो, ये वाले क्वेश्चन करो, ये और ये, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको करके देखते हैं, 64 इंटू 35, 64 गुना 35 करके बताओ। 64 गुणा 35 में अपन करेंगे 64 इंटू 70 डिवाइड बाई 2, इसको इससे काट दो, ये बच गया 32। अब आ गया अपने पास 32 गुणा 70, तो 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 के 21 और 2 22, ये आंसर आ गया 2240। तो कितना फास्ट अपन ने आंसर निकाला इस टेक्निक से, ठीक है। अब तो आप रेडी हो गए, अब आ जाए प्रश्नावली 2.3 पे। प्रश्नावली 2.3 पे आ जाइए, अपनी अपनी कॉपी पेन खोल लीजिए। अब अपना चैप्टर एंड होने वाला है, सारी प्रश्नावली अपन कर चुके हैं, और अब अपन करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। रेडी हो? चलो, सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, बताओ। पहला 1 + 0, आंसर आएगा 1, 0 इंटू 0 0, 0/2 0, 10 - 2/2 यानी 0/2 0, तो कौन सा आंसर सही हो गया, पहला। किसी भी चीज से को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0। किसी भी चीज को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, सेम वही संख्या। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आंसर क्या होगा, जब कभी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 होगा, तो दोनों में से एक संख्या 0 होगी, ठीक है। इसका कोई भी आप उदाहरण दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। 75 इंटू 0 0, लिख सकते हो 95 इंटू 0 0, कुछ भी उदाहरण दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। 2 संख्या है, गुणा क्या, आंसर क्या रहा, 1। एक ही तरीका है, कोई तरीका नहीं है। क्या तरीका है, 1 इंटू 1, दोनों संख्या 1 होनी जरूरी है, कोई रास्ता नहीं। क्यों? क्योंकि हमको पता है, अगर मान लिया 47 गुणा 1 करोगे तो 1 नहीं आएगा, 47 ही आएगा। तो क्या आंसर आएगा, 1 इंटू 1, दोनों संख्याओं को 1 होना आवश्यक है। चलो अगला क्वेश्चन करो, वितरण विधि से ज्ञात करो। ये सारे सवाल करने हैं।
ये सारे सवाल अपनी कॉपी में करने हैं। चलो शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पहला, क्वेश्चन नंबर 4 पहला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, 728 गुणा 101 करो। फटाक से निकालोगे, अपन को टेक्निक मालूम है। 728 गुणा 100 प्लस 1 हो जाएगा, फटाक ये आ जाएगा 728 डबल 0 प्लस 728। इसको जोड़ दो, ये 8 और 2 तो ये से आ जाएगा, फिर 7 और 8 15, 80 लगा 1 3 और ये 7 आ गया आंसर। करो बी पार्ट, करो बी पार्ट करो जल्दी से। 5437 इंटू 1001, सॉरी 1001 करो, 1001 लिखो। तो 5437 इंटू 1000 प्लस 1, ये आ जाएगा 5437,000 प्लस 5437। आंसर निकालोगे तो इधर देखो 437 तो ऐसा कैसा आएगा, और 7 और 5 को जोड़ दो 12, हासिल का लगा 1, 4 जोड़ दो तो ये 4 और ये 5, क्या आंसर आ गया 5442,437। जल्दी जल्दी आंसर निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो? सी पार्ट करो। 824 गुणा 25 करो, टेक्निक लगाओ लगाओ। 100 डिवाइड बाई 4 करो तो ये हो जाएगा 824 इंटू 100 डिवाइड बाई 4। 4 को इससे काटो, ये 2, या डायरेक्ट 4 से काट लो तो 2, ये 0 और ये 6 चौक 24। आंसर कितना आ गया बच्चों 20600 हो गया। अब सब कर रहे हो, डीवी करने की जरूरत है कि अपने आप कर लोगे। 4275 इंटू 125 मैंने बताया था, 4275 इंटू 1000 डिवाइड बाई 8। हाँ, इसमें थोड़ा लफड़ा है। इसमें लफड़ा ये है कि ये 8 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है, लेकिन टेक्निक तो यही रहेगी। और कोई रास्ता अपने पास देखते हैं, कुछ और तरीका अपनाते हैं, क्योंकि ये तो 5 से कटने वाला है, ये कटने वाला नहीं है। तो कुछ अभी आप आगे वाला चैप्टर नंबर 3 आएगा ना, उसमें अपन ये सब देखेंगे कि कौन सी चीज किससे कटने वाली है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे कैसे कट गया, ये कैसे सर को मालूम चल गया कि ये नहीं कटने वाला है। तो जो चैप्टर नंबर 3 आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, कोई भी संख्या देख के पता लगा लेंगे कि ये संख्या 3 का भाग जाने वाला है क्या, 5 का जाने वाला है क्या, 8 का जाने वाला है क्या, 2 का जाने वाला है क्या, ऐसे। अब इसमें थोड़ा कुछ दिमाग लगा लेते हैं। तो ऐसा कुछ करें कि 4275 125 को 5 से गुणा करें, तो हो सकता है थोड़ा बहुत, पर फिर भी कुछ गड़बड़ है। टेक्निक तो यही रहेगी। तो जैसा भी हो, लेकिन आंसर क्या आएगा 4275000 भाजक 8। ठीक है, इसको तुम निकालना बाद में। और ये ई पार्ट भी कर लेते हैं। 504 गुणा 35, ये बन गया 504 गुणा 70/2। इसको इससे काट दो, ये बन गया 252। तो अब आप गुणा कर दो, 252 इंटू 70, इसको निकाल दो। इस तरीके से अपन आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, 1 इंटू 8, 1 और 8 प्लस 1 9, फिर 1 2 8 2, ये 9 8, फिर 1 2 3 को ये हो गया, फिर 1 2 3 4 इंटू 8, फिर 4 जोड़ा ये हो गया, फिर 1 2 3 4 5 गुणा 8 और 5 से वापस आगे एक एक संख्या बढ़ा रहे हैं अपन।
ये बन गया। आगे की संख्या लिखो जरा, आगे आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 9 8 7 6 5 4। हाँ ऐसे। इसकी अगली भी लिखो जरा, इसकी अगली संख्या लिखो। कैसे लिखेंगे, इधर लिखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 बराबर 9 8 7 6 5 4 3। ये देखो आया समझ में। ये है इसका अपन एक ये क्या बनाया, एक क्रम बनाया, प्रतिरूप बनाया। तो ये अपना चैप्टर अपना खत्म हो गया। अब अपन ने जो पढ़ा है ना उसको जरा रिवीजन कर लेते हैं, और अपने 3 पीरियड जो हैं इस चैप्टर के उसमें से अपने को पूरा समझ में आ गया। तो जब आपको पढ़ना है ना, एक बार आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद वापस से उसको देखते जाएंगे, बीच बीच में पॉज करेंगे और क्वेश्चन को डायरेक्ट अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। क्या क्या हमने पढ़ा, संख्याएं 1 2 3 जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती है, जीरो के अलावा, जीरो लग जाएगा तो पूर्ण हो जाती। यदि आप किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ते हैं तो आपका इसका परवर्ती यानी आगे वाली सक्सेसर मिलता है। यदि किसी प्राकृत संख्या में 1 घटाते हैं तो इसका पूर्ववर्ती संख्या हमें प्राप्त होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है, एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। एक को छोड़ के, क्योंकि एक के पीछे क्या आ रहा है, 0, और प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हो रही है, 1 से। 0 किस में आ रहा है, पूर्ण संख्या में। यदि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम 0 जोड़ दें तो हमें पूर्ण संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। इस प्रकार संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है वो क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती। जैसे प्राकृत संख्या में तो 1 को छोड़ के था, पूर्ण संख्या में 0 को छोड़ के। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। क्या कारण, 0 के कारण। हम एक रेखा लेते हैं, उस पर एक बिंदु अंकित करते हैं जिसमें 0 से नामांकित करते हैं, फिर हम दाईं ओर चलते हैं समान बिंदु पे तो क्रमशः 1 2 3 से नामांकित करते हैं। इस प्रकार हमें एक संख्या रेखा प्राप्त होती है जिस पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाया गया है। हम इस संख्या रेखा पर आसानी से संख्याओं को जोड़, व्यकलन, गुणा और भाग जैसी संक्रियाएं कर सकते हैं। करी थी ना अपन ने चैप्टर में, अपना पीरियड नंबर 1 में की थी ना। हाँ, 8वां पॉइंट क्या कह रहा है, संख्या रेखा के दाईं ओर चलने पर संगत योग प्राप्त होता है, बाईं ओर चलने पर संगत व्यकलन प्राप्त होता है। दाईं ओर, राइट में चलोगे तो जुड़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेफ्ट में चलोगे तो कम होता जाएगा। 0 से प्रारंभ करके समान दूरी पर कदम से हमको करेंगे तो गुणा पड़ा है। 2 पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। इस प्रकार 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी एक पूर्ण संख्या होता है। हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणनफल के अंतर्गत संवृत, क्लोज्ड होती है, जोड़ में और गुणा में, व्यकलन में और भाग में नहीं होती। पूर्ण संख्याएं व्यकलन में और भाग में अंतर्गत संवृत नहीं है। 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड। 0 को पूर्ण संख्याओं में योग के लिए तत्समक अवयव, 0 को किसी में भी जोड़ दो, वैल्यू चेंज नहीं होती। और 1 को तत्समक कहते हैं गुणा के लिए, किसी को भी 1 से गुणा कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा। आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम से जोड़ सकते हैं, 2 पूर्ण संख्याओं किसी भी क्रम से गुणा कर सकते हैं, लेकिन उनको आप गुण, भाग और व्यकलन नहीं कर सकते। और इस गुण धर्म को हम कहते हैं, क्या कहते हैं,
क्रम विनिमय का नियम, आगे पीछे करने का। पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य भी पालन करते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए योग पर गुणन का वितरण या बंटन भी होता है। पूर्ण संख्याओं के क्रम विनिमय साहचर्य वितरण गुण परिकलन के आसान बनाने के लिए उपयोगी है। इसको अपन ने अलग अलग अभी इसी चैप्टर इसी क्लास में पढ़ा है। संख्याओं के प्रतिरूप न केवल रोचक होते हैं बल्कि मौखिक कलन में मुख्यतः उपयोगी होते हैं और संख्याओं के गुणों को भली भांति समझने में सहायता होती है। ये अपना आज चैप्टर नंबर 2 हो गया। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको सुना और समझा। अब इसको दोबारा से एक बार खुद कोशिश करनी है, फिर भी समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन सुनने से कुछ नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा, कॉपी के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे, हम जब अब अपनी क्लास होने वाली है और उस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। उस तब तक आप चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट करोगे। ओके, ठीक है बेटा।